आज के मुख्य समाचार। सुक्खू सरकार पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की 1293 पंचायतों में पहले चरण का मतदान शुरू। मतदान करने पहुंचे देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय कुमार। डिहाइड्रेशन के बढ़ते मामलों पर डॉक्टर सोनिया की चेतावनी। शिमला में सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव। शिमला समर फेस्टिवल 2026 को लेकर तैयारियां तेज। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के तहत आज 1293 पंचायतों में मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से शुरू की गई। राज्य के विभिन्न जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन द्वारा निष्पक्ष और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर खासा उत्साह भी नजर आया। इसी क्रम में देवला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संचालित की जा रही है। पंचायत क्षेत्र में कुल 5 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने प्रत्येक पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। हर बूथ पर 2 सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। जानकारी के मुताबिक देवला पंचायत में कुल 1683 मतदाता पंजीकृत है। इनमें 855 पुरुष और 828 महिला मतदाता शामिल है। सुबह से ही महिला एवं बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मतदान को लेकर विशेष उत्साह दिखाया। कई मतदान केंद्रों पर लोग निर्धारित समय से पहले ही पहुंच गए थे। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई थी। पंचायत राज चुनाव के तहत प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी सदस्य तथा वार्ड सदस्य सहित विभिन्न पदों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में भी चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी माहौल पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है और मतदाता अपने गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा बलों की नियमित गश्त जारी है। अधिकारियों के अनुसार अब तक किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। गौरतलब है कि शिमला जिले में पंचायत राज चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान आज 26 मई को हो रहा है, जबकि दूसरे और तीसरे चरण का मतदान क्रमशः 28 और 30 मई को संपन्न होगा। पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियां तेज थी और आज मतदाता अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए मतदान कर रहे हैं। मैं भोपाल सिंह वर्मा हूँ और इसी पंचायत का ठेला से हूँ और मैं लगभग अभी तो 53 साल की उम्र हो गई है। मैं फार्मर हूँ, कृषि क्षेत्र से हूँ और आज यहाँ लोकतंत्र के महापर्व में हम भी शामिल हो रहे हैं और साथ में मैं सभी मतदाताओं से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले और एक हम सशक्त और मजबूत नेता को चुने। और ख़ास करके मैं सभी फार्मर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक ऐसा नेता चुने जो फार्मर कम्युनिटी के लिए भी काम करे। और क्योंकि आपको पता है किसान एक राष्ट्र निर्माता है। फल, सब्जी, दूध, अनाज ये सब भले ही दुकानों में बिकता हो, लेकिन ये किसान की एक अथक परिश्रम से तैयार होता है। और आज जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज होने के कारण किसान एक कठिन संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि हम तो यही उम्मीद करते हैं एज ए फार्मर कम्युनिटी के गांव में किसान तो सभी है, यहाँ पे गांव में ही रहते हैं। तो जो भी नेता बने, चाहे प्रधान बने, उप प्रधान बने या मेंबर बने, तो वो सब फार्मर कम्युनिटी के लिए काम करे। क्योंकि जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। मेरा नाम अदिति शर्मा है और मैं इसी पंचायत के
देवला ये देवठी वार्ड की रहने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है और इस चीज़ की एक्साइटमेंट तो होती है कि आप पहली बार अपने देश के लिए, क्योंकि आप यूथ है, आपको पता है कि किसे चूज़ करना है, कौन हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए सही रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट वोट है ये सबसे ज़्यादा ये एक्साइटिंग भी होता है और सही आदमी को चुनना जो हमारे गांव का विकास करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और खुश हैं। यही है कि हम जानते हैं यहाँ के लोगों को, हमें पता है कौन विकास कर सकता है। हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि कौन सही कैंडिडेट है। हमने खुद भी बात की है, खुद भी हम जानते हैं लोगों को। तो वही है, सही यही है कि गांव का विकास करें, क्योंकि हमारा जो पंचायत है ये अभी हाल फिलहाल में जितनी भी आसपास की पंचायतें हैं सबसे पीछे है। सभी जगह पे मैंने खुद भी सारी जगह में पंचायत में घूमी, क्योंकि हमारे घर से भी खड़े हैं इसमें इलेक्शन के लिए। तो मैं उनके साथ गई तो मैंने देखा कि कहीं भी रास्ते नहीं है, कहीं भी सड़कें नहीं है, कहीं भी पानी की सुविधाएं नहीं है। तो हम वही चाहते हैं कि हम सबसे पहले लोगों को वही दिलाए। तो हमारी यही सोच है, बस यही हम चाहते हैं। मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं भी देवला ठेला पंचायत में मतलब देवठी वार्ड की रहने वाली हूँ। तो बस यही, वैसे तो अदिति ने सब कुछ बता ही दिया है कि हम मतलब पंचायत में हम किसका चुनाव करेंगे, क्या देख के करेंगे, ताकि हमारा विकास हो सके। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैसे, क्योंकि पंचायत में मैं भी ऑलमोस्ट सारी जगहों पे घूमी हूँ, क्योंकि हमारे घर से कैंडिडेट है। एक एक वोट कीमती होता है, एक एक वोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो वोट जब हमारा ये राइट है कि हमें वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक के लिए ये अधिकार है। तो हमें देना चाहिए वोट, क्योंकि एक एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है और बहुत ज़्यादा वैल्यू सभी की। तो मेरा मानना तो यही है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, सरकार जब दे रही है आपको, हमारे संविधान से ये मिला है हमें, तो हमें ज़रूर वोट देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। शिमला की स्थानीय सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शहर के विभिन्न बाजारों और सड़क किनारे लगी सब्जी दुकानों पर सब्जियों के बढ़े हुए दामों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ती महंगाई का असर अब सीधे लोगों की रसोई पर पहुंचने लगा है। टमाटर, लौकी, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, फूलगोभी, करेला और अन्य हरी सब्जी की कीमतों में आए बदलाव से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय बाजारों में दुकानदारों द्वारा लगाई गई रेट लिस्ट के अनुसार टमाटर और लौकी 30 रुपए प्रति किलो में मिल रही है, जबकि शिमला मिर्च, बैंगन, मटर, करेला, भिंडी और अन्य सब्जियां 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। वहीं फूलगोभी 50 रुपए प्रति किलो और बीन तथा ब्रोकली जैसी सब्जियां 80 रुपए प्रति किलो में बेची जा रही है। सब्जियों के इन बढ़े हुए दामों ने लोगों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मौसम में लगातार हो रही बदलाव के कारण फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित हुआ है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव के चलते खेतों में सब्जी की पैदावार कम हुई है। इसका सीधा असर मंडियों में सप्लाई पर पड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाली सब्जियों की मात्रा कम होने के कारण बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि कई सब्जियां बाहरी राज्यों से मंगानी पड़ रही है, जिससे परिवहन लागत भी बढ़ गई है और इसका असर उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। स्थानीय सब्जी विक्रेता ने बताया कि मंडियों में सब्जियों के दाम पहले ही काफी बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मौसम खराब होने के कारण ट्रकों की आवाजाही भी प्रभावित होती है, जिससे समय पर सप्लाई नहीं हो पाती है। इसके कारण बाजार में सब्जियों की कमी हो जाती है। बाजार में खरीदारी करने पहुंचे लोगों का कहना है कि जहां 200 से 300 रुपए में कई दिनों की सब्जी आ जाती थी, वहीं अब उतने पैसों में सीमित मात्रा में ही सामान मिल रहा है। गृहिणियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण घर का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करना भी अब पहले से अधिक महंगा हो गया है। कई परिवारों ने कुछ महंगी सब्जी को खरीदना कम कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम परिवर्तन और कृषि लागत में वृद्धि के कारण आने वाले समय में सब्जियों के दामों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। खाद, बीज, डीजल और परिवहन खर्च बढ़ने का असर भी कृषि उत्पादों की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद उन्हें कई बार उचित लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि बाजार में उपभोक्ताओं को महंगी कीमत पर सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार लोगों को ताजा और हरी सब्जियों का सेवन करने की सलाह भी दे रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन बेहद जरूरी है। हालांकि महंगाई के कारण कई परिवारों के लिए संतुलित आहार बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। स्थानीय बाजारों में अब डिजिटल भुगतान का चलन भी
तेजी से बढ़ रहा है। कई सब्जी विक्रेताओं ने यूपीआई और QR कोड की सुविधा भी आरंभ की है, जिससे ग्राहक आसानी से ऑनलाइन भुगतान भी कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में हर वर्ष मौसम परिवर्तन के दौरान सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम सामान्य होने और सप्लाई बेहतर होने के कारण सब्जी की कीमतों में राहत मिल सकती है। फिलहाल बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है और लोग सरकार से कीमतों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं सब्जी मंडी शिमला के आज के रेट की बात करें तो टमाटर 30 रुपए प्रति किलो, लौकी 30 रुपए, शिमला मिर्च 40 रुपए प्रति किलो, बैंगन, भिंडी, करेला, मटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी 40 रुपए प्रति किलो में मिल रहे हैं। वहीं बीन और ब्रोकली 80 रुपए प्रति किलो में मिल रहे हैं, तो अदरक 40 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। चुकंदर और गाजर भी 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आदर्श आचार संहिता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सुक्खू सरकार अपने असंवैधानिक कार्यों से बाज नहीं आ रही है और चुनावी माहौल में लगातार झूठी घोषणाएं की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रदेश सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कैबिनेट बैठकों का आयोजन कर रही है और बैठक के एजेंडे को मीडिया में जानबूझकर लीक किया जा रहा है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पिछले 3 वर्षों के बजट भाषणों में की गई दर्जनों घोषणाएं आज भी धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग अब सरकार की कार्यप्रणाली को समझ चुके हैं और उन्हें यह एहसास हो गया है कि सरकार केवल घोषणाओं की राजनीति कर रही है। जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर व्यक्तिगत हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हर दिन झूठ बोलते हैं और पूरी निर्दयता और बेशर्मी के साथ जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में फिर से नई घोषणाएं कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में आजकल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट की बैठक में फैसला लेते हैं कि जो हमने बजट में अनाउंसमेंट्स की थी और उससे पहले हमने जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों को पूरा करने का वक्त आ गया है। और बिल्कुल चुनाव के लिए जब कुछ दिन बचे हैं पंचायती राज संस्थाओं के, तो इस बीच में ये कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500 रुपए, जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है, उनको ये दिए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया गया और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया गया। और पूरी तरह से जब चुनाव के बीच में आचार संहिता लगती है, चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। ये फैसले चुनाव से पहले भी लिए जा सकते थे, ये फैसले चुनाव के बाद भी लिए जा सकते थे, लेकिन सुक्खू जी का ये काम करने का तरीका कि जो करना है वो बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन, कानून उनके लिए कोई नहीं बनता है, कानून से वो अपने आप को ऊपर मानते हैं। हर रोज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फजीहत हो रही है, एक नहीं अनेकों फैसलों को लेकर के। अभी इससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जब चुनाव थे, चुनाव की कैंपेन के बीच में आकर के घोषणा करने के लिए निकल पड़े कि मैं 50 लाख रुपए आपको विकास के लिए इस वार्ड में दूंगा अगर आप काउंसलर चुन करके भेजते हैं, यानी कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजते हैं। तो इस प्रकार से काम करने का तरीका जो मुख्यमंत्री का है, ये सबको हैरान करने वाला है। आज से पहले भी सरकारें रही, कम से कम चुनाव के दौरान, चुनाव की आचार संहिता के बीच में कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी सार्वजनिक घोषणा नहीं करता था जिसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। लेकिन इनके लिए नियम कोई मतलब नहीं है।
कानून कोई मतलब नहीं है, अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं और हर रोज फजीहत होती है। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने जरूर ये कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार पहली बार हिमाचल प्रदेश देख रहा है जिस सरकार के लिए कानून नियम कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं इन सारे फैसलों का जो आज फैसले लिए हैं, जिस प्रकार से इसकी घोषणा मीडिया में नहीं की है लेकिन मीडिया में लीक किया है, ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं की है और इस प्रकार से बताया गया कि इन दिनों चुनाव चल रहे हैं इसलिए ब्रीफिंग नहीं होगी। तो क्या आपने ब्रीफिंग नहीं की तो ये फैसले आप ले करके मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना है और क्या ब्रीफिंग होती है और किस प्रकार की ब्रीफिंग करने की आवश्यकता, जो फैसले लिए एक एक फैसला मीडिया आज जो है उसका जिक्र कर रहा है। इसलिए संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की पांव तले जमीन खिसक चुकी है। मुख्यमंत्री जी, आप हताश होकर के, निराश होकर के इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, वो उखाड़ करके फेंकेंगे, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव है, चाहे वो पंचायत के चुनाव है। और इस बीच में जो चुनाव के परिणाम आ गए हैं नगर परिषद और नगर पंचायत के, उससे बहुत साफ और स्पष्ट संदेश गया है कि 25 नगर परिषद में से 18 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। 22 नगर पंचायत में हिमाचल प्रदेश में 13 जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन उस बहुमत को भी आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक काउंसलर को पकड़ करके आप उनके ऊपर दबाव डाल करके, उनको प्रभावित करके सरकार के दबाव में कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। शिमला के देवला पंचायत में पंचायत राज चुनावों के पहले चरण के तहत आज सुबह से ही मतदान प्रक्रिया उत्साहपूर्ण माहौल में जारी रही। इसी बीच देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय कुमार भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने देवला पंचायत पहुंचे। मतदान केंद्र पहुंचने पर स्थानीय लोगों और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया और मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए विजय कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव ग्रामीण विकास की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। गांव के सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का सीधा संबंध पंचायत व्यवस्था से जुड़ा होता है। इसलिए हर नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करना होगा। उन्होंने कहा कि मजबूत पंचायतें ही मजबूत गाँव और मजबूत प्रदेश की नींव रखती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से आगे बढ़कर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया। विजय कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ईमानदार और जनता के बीच काम करने वाले प्रतिनिधियों को चुना जाना बेहद जरूरी है। देवभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत स्तर पर चुने जाने वाले प्रतिनिधि सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करते हैं। ऐसे में मतदाताओं की जाति, भाई भतीजावाद और निजी हितों से ऊपर उठकर गाँव के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों का सशक्त होना प्रदेश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक है तथा शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। महिला मतदाताओं और बुजुर्गों और युवाओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर नजर आई। पंचायत क्षेत्र में कुल 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक बूथ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए थे। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए लगातार निगरानी में रखी गई। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के तहत आज 1293 पंचायतों में मतदान हो रहा है। वहीं शिमला जिले में पंचायत चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। आज पहले चरण का मतदान जारी है जबकि आगामी चरण 28 और 30 मई को संपन्न होंगे। देखिए, ये जो पंचायती राज
जो ग्राम स्तर पे एक स्वायत्त शासन की प्रणाली है, इसका जो चुनाव है हिमाचल प्रदेश में बहुत समय से प्रतीक्षित था। दिसंबर में ड्यू था, मई में आके चुनाव हो रहा है, तो जनता में तो बहुत ज़्यादा इस बात को लेके जोश था, आशाएं थी। देखिए, ये एक लोकतंत्र का पर्व है। कौन प्रत्याशी जीतता है, कौन प्रत्याशी हारता है, ये सब मुद्दे गौण है। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, सभी लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और जितने अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी, इस देश का लोकतंत्र सशक्त होगा। इसी हम सभी से आग्रह करेंगे कि सभी बढ़ चढ़कर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, ये एक ग्राम स्तर पे चुनाव है, काफ़ी छोटा चुनाव है, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चुनाव को प्रभावित करती है। कहीं कोई रिश्तेदारियों का आकलन करता है, कहीं कोई और आकलन करता है। मेरा जो जितनी भी युवा पीढ़ी है जो प्रथम बार मतदान कर रहे हैं, उन सबसे एक ही आग्रह रहेगा कि गुण दोष के आधार पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही हमारी सबसे आग्रह और यही हमारा एक संदेश भी है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल रिपन की मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया ने बदलते मौसम के चलते लोगों में बढ़ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अहम जानकारी आज साझा की। उन्होंने बताया कि इन दिनों मौसम में लगातार हो रही बदलाव के कारण वायरल संक्रमण, बुखार, कमजोरी, डिहाइड्रेशन, सर्दी, जुकाम और पेट संबंधित कई प्रकार की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर सोनिया ने बताया कि कभी तेज धूप, कभी बारिश और तापमान में अचानक बदलाव के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है। ऐसे मौसम में लोग अक्सर खान पान और पानी पीने की लापरवाही कर देते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें कमजोरी, उल्टी, चक्कर, बुखार और शरीर दर्द जैसी समस्याएं हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गर्मी और मौसम में उतार चढ़ाव के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। लोगों को दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कोई कमी ना हो। इसके अलावा ताजे फल, हरी सब्जी और पौष्टिक भोजन का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाजार में मिलने वाले खुले और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी जरूरी है। डॉक्टर सोनिया ने विशेष रूप से बासी दाल और सब्जियों के सेवन से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कई लोग रात का बचा हुआ खाना अगले दिन उपयोग कर लेते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट संबंधी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में ताज़ा भोजन ही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। उन्होंने कहा कि भोजन हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखते हुए तैयार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार कमजोरी महसूस हो रही हो, तेज बुखार, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ या अन्य कोई गंभीर समस्या सामने आ रही हो तो उसे नजरअंदाज ना करे। ऐसे मामलों में तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस दौरान डॉक्टर सोनिया ने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को इन योजनाओं के माध्यम से बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही है और लोगों को आर्थिक राहत भी प्रदान हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाएं आम जनता के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती है। डॉक्टर सोनिया ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि लोग समय पर सावधानी बरते, संतुलित आहार ले और नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाए तो मौसमी बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं भी जागरूक रहे और अपने परिवार के सदस्य को भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत करें। सोनिया हूँ, मैं यहाँ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ रिपन में। मेरी डिग्री एमडी की जो है पीजीआई चंडीगढ़ से हुई है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी है मैम की मौसम जो है शिमला में वो बहुत बदल रहा है। ठंड हो जाती है और अचानक से मौसम में गर्मी हो जाती है। तो जब ये मौसम बदलता है तो वायरल फीवर या वायरल बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा फैलती हैं। तो इसके लिए जो हम ध्यान रखते हैं वो ये रखते हैं कि एकदम गर्म सर्द नहीं होना है। जैसे अगर गर्मी हो गई है, आजकल तो बहुत गर्मी हो रही है, तो एकदम आके ऐसे ठंडा फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी, ये चीज़ें अवॉइड करें। दूसरा, जैसे गर्मी होती है तो पानी और दूषित खाने से संक्रमित जो बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा फैलती हैं, जैसे पीलिया हो गया या टाइफाइड हो गया। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि पानी साफ पानी पीजिए, आरओ का पानी पीजिए, हो सके तो बॉइल्ड पानी पीजिए।
खाने का ध्यान रखेंगे, बासी खाना और बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। पानी बिल्कुल साफ़, गर्म सर्द का बचाव रखिए, खासकर बच्चों और सीनियर सिटीजन्स जो बूढ़े हैं वो इस बात का ध्यान रखें। पानी जो है, पानी की मात्रा, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है तो डिहाइड्रेशन के केसेस जो हैं वो उनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें क्या कीजिए, हाइड्रेशन लेवल बॉडी का खूब रखें, पानी पीजिए जितना पी सकते हैं 1 से 2 लीटर, और अपने साथ एक वाटर बॉटल लीजिए, फ्रीक्वेंट सिप्स पीते रहिए। अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप 2 लीटर पानी पीजिए तो एक साथ पीना वो मुश्किल नहीं होता है। तो आप पानी की बोतल लीजिए और बीच बीच में जैसे प्यास लगे पानी पीजिए, और खाने का ध्यान रखें। कारण होते हैं अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक तो हुआ बीपी में कोई प्रॉब्लम है या खून में जमने की क्षमता नहीं है, वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, वो अलग कारण हो गया। मोस्टली बच्चों में जो नक्सीर का कारण होता है वो ये होता है कि बच्चे जो है नोज पिकिंग करते हैं अपना, तो नाक के लेयर में जो पपड़ी बनती है जब उसको खींचते हैं तो वो निकल जाती है, साथ में त्वचा भी निकल जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। तो बच्चों में एक चीज़ अवॉइड करनी है कि नोज़ पिकिंग अवॉइड करें। अगर नोज़ जो है उसको क्लीन करना भी है तो पहले नोज़ को, उस एरिया को मॉइस्ट होने दें, वैसलीन लगा के या कुछ भी। बड़ों में बीपी के लिए, बीपी अगर बढ़ता है तो वो भी नक्सीर का एक कारण है। तो अगर किसी सीनियर सिटीजन में बार बार ऐसा हो रहा है तो बीपी ज़रूर चेक करिए। उसके अलावा नक्सीर के लिए जिनको ज़्यादा रहती है तो उनको गर्म तासीर की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और बार बार नाक नहीं छेड़ना चाहिए। पानी पीजिए, दही, दूध, छाछ, ठंडी चीज़ें, ऐसी चीज़ें लीजिए। और अगर बार बार हो रहा है तो डॉक्टर परामर्श ज़रूर लीजिए। मैम देखिए, मेन तो है आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, आप फल, ताज़ा फल, फ्रूट, सब्जियां, ऐसी चीज़ें खाइए। जो बीमारी की दवाई है, शुगर है, बीपी है, उसको लगातार लीजिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें जैसे विटामिन सी हो गया जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, सिट्रस फ्रूट्स हो गए हमारे, वो खाइए और ताज़ा खाना खाइए। उससे बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो फ्री हो जाती हैं। एडमिशन में दवाइयाँ और उन सब का बहुत फ़ायदा होता है। तो हिंकेट कार्ड का तो फ़ायदा है ही। केसेस आए हैं मैम, पिछले महीने आए हैं, इस महीने भी आए हैं। कोई बहुत सिक हो गया है ऐसा पेशेंट नहीं है। पिछले महीने और इस महीने, पिछले महीने 8 और इस महीने भी कुछ 7 या 8 मरीज दाखिल हुए, लेकिन सब ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको हमने अभी तक दाखिल रखा है। ओपीडी बेसिस पे भी पेशेंट आए हैं, वो भी हमने दवाई देके डिस्चार्ज कर दिए हैं। कोई भी एक एरिया में क्लस्टर बोलते हैं जिसको, कि कोई एक विशेष एरिया से ही सारे मरीज आ रहे हैं, ऐसा जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। हमारे सीएमओ सर और एमएस सर ने भी हेल्थ टीम्स भेजी हैं और जहाँ जहाँ ऐसे केसेस आए हैं वहाँ वहाँ पानी और खाने की गुणवत्ता वो टीम जांच रही है। फिलहाल इसमें घबराने की या पैनिक होने की कोई बात नहीं है। संक्रमण का ऐसा हमें कोई वो मिला नहीं है, जो रूटीन केसेस आते हैं वैसे। शिमला समर फेस्टिवल को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। इस बार इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 8 जून से 12 जून 2026 तक ऐतिहासिक रश मैदान पर आयोजित किया जाएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन और पर्यटन से जुड़े कई विशेष कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इस बार फेस्टिवल को पहले से अधिक भव्य और यादगार बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। डीसी अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार समर फेस्टिवल में स्थानीय संस्कृति और आधुनिक मनोरंजन का शानदार संगम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से कलाकार भाग लेंगे और पर्यटकों के लिए कई नए आकर्षण भी जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार फेस्टिवल के दौरान फ्लावर शो विशेष आकर्षण रहेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों और सजावटी पौधों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा खेल प्रेमियों के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बच्चों और परिवारों के मनोरंजन के लिए डॉग शो और बेबी शो का आयोजन भी किया जाएगा। फेस्टिवल में युवाओं के लिए वॉइस ऑफ माउंटेन और फैशन शो जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। फैशन शो में हिमाचली संस्कृति और आधुनिक फैशन का मिश्रण देखने को मिल सकता है। वहीं वॉइस ऑफ माउंटेन कार्यक्रम में युवा कलाकार अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि इस बार पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा देने की तैयारी भी की जा रही है। यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती
है तो पर्यटक शिमला की खूबसूरत वादियों का हवाई सफर कर सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि यह सुविधा पर्यटकों के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव साबित होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समर फेस्टिवल के दौरान शाम के समय बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रसिद्ध गायक और कलाकार प्रस्तुति देंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कलाकारों के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही स्टार सिंगर्स और बॉलीवुड कलाकारों की सूची जारी की जा सकती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक कार्यक्रमों का आनंद लेने पहुंचेंगे। डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रिज मैदान और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। समर फेस्टिवल जो शिमला का है उसके बारे में क्या कार्यक्रम हमने प्लान किए हैं ताकि एक फेस्टिवल को जो है वो सही आयाम में सबके साथ जोड़ा जा सके, उस पर आपके साथ कुछ विचार हम यहाँ पर आज साझा कर रहे हैं। हम ये देखते आए हैं कि कुछ समय से जो समर फेस्टिवल है उसकी गतिविधियां मात्र रिज मैदान पर बनने वाले मंच पर ही सीमित होकर रह जाती हैं। उस पर कुछ हमारे कलाकारों द्वारा अच्छी प्रस्तुतियां दी जाती हैं और कुछ बाहर से भी कलाकारों को उसमें बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा हमने और हमारे सदस्यों ने और बाकी कुछ बातचीत के दौरान ऐसा पाया कि एक जो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, हमारे चाहे वो बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे आर्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे साहित्यकार हैं, चाहे वो और बहुत सारे युवा हमारे प्रतिभाशील जो युवक युवतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस फेस्टिवल से कटा हुआ महसूस करने लगे थे। तो इस दौरान फिर जो कुछ कार्यक्रम हमने निर्धारित किए हैं उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से सबको इसके साथ जोड़ा जा सके और किस तरह से इसमें स्पोर्ट्स का, अब आपको बताइए कि शिमला में स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों में एक ज़ील है भी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद हम समझते हैं कि इसको और अधिक आगे उभारने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ 10-12 कार्यक्रम हमने ऐसे निर्धारित किए हैं इसमें, जिसमें सबकी सहभागिता जो है उसमें सुनिश्चित की जा सके। अब सबसे पहले एक लार्ज लेवल पे जितने भी हमारे स्कूल हैं शिमला के अंदर, उसमें बच्चों को एक अच्छे स्तर की डिक्लेमेशन कंपटीशन में उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना और वो अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति को लाना, एक मंच पर लाना, उसमें उनकी क्वालिटीज़ को डेवलप करना और एक उनको अच्छा मंच मिले, इसके लिए जो है वो इंटर स्कूल एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो है, हमने पहला डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो है वो इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रिलिमिनरी वर्क हो चुका है, 50 स्कूलों की इसमें एंट्री हमारे पास आ चुकी है। क्योंकि स्कूलों की संख्या ज़्यादा है और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए शिमला के स्कूलों को 4 जोन्स में इसमें डिवाइड किया गया है, जहाँ से अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही विषयों में जो चयनित छात्र होंगे, उसमें छात्र छात्राएं जो भी हों, वो 3 अंग्रेजी 3 हिंदी में सारे जोन से सेलेक्ट होकर के कुल हमारे पास 12 प्रतिभागी जो हैं वो फाइनल कंपटीशन में आएंगे। इसमें जो इसके टॉपिक्स हैं वो दोनों लेवल पे इनके टॉपिक्स जो हैं वो दोनों चेंज होंगे और एक बड़ा हेल्दी फाइनल कंपटीशन होगा। इसको आकर्षक बनाने के लिए इसकी जो प्राइज मनी है वो भी बहुत आकर्षक प्राइज मनी रखी गई है, ताकि सभी छात्रों का रुझान जो है इस तरफ बढ़े। इसमें जो फर्स्ट प्राइज है वो 51,000 है, सेकंड प्राइज 31,000 और थर्ड प्राइज इसमें 21,000 है। ये दोनों ही कैटेगरीज में अलग अलग है, यानी अंग्रेजी वाले मीडियम में अलग है और हिंदी वाले मीडियम में अलग है।
इसके अतिरिक्त सभी को कॉन्सोलेशन प्राइजेस दिए जाएंगे और पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और सभी स्कूलों में जो ये जिन भी जोन में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो हमारी समर फेस्टिवल कमेटी है उसके माध्यम से जो है वो की जाएगी। तो ये प्रयास है कि बच्चों में अच्छे विचारों की डेवलपमेंट हो, और जैसे आपको पता है जिसमें आज की जैसे हमारा फोकस उसमें ज़्यादातर ये रहने वाला है कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान लगाएं और अपने में एक जो क्वालिटीज़ हैं अपने में अच्छे स्पीकर की क्वालिटीज़ डेवलप करें, अच्छे विचारों की उत्पत्ति उनमें हो, और जो समाज में आज की डेट में बुराइयां फैली है उससे दूर रख सकें और औरों को भी दूर रहने की सलाह दे सकें। तो ये एक हमारी ओर से एक ये पहल है। और इसमें एक रनिंग ट्रॉफी जो है वो रनिंग ट्रॉफी स्कूल को प्रदान की जाएगी, जो कि बहुत उच्च श्रेणी की ट्रॉफी है। और वो रनिंग ट्रॉफी रहेगी क्योंकि प्रतिस्पर्धा हर स्कूल में लगे कि हमने इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल की ट्रॉफी को जीतना है और मेहनत करनी है, तो इसलिए वो एक रनिंग ट्रॉफी है, ये भी उस कार्यक्रम में उनको प्रदान की जाएगी। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शिमला में जब अभी पर्यटक आते हैं, बाहर से आते हैं, तो वो हमारे स्वाद की महक शिमला ज़िले में हमारा ट्रेडिशनल फूड है उसके बारे में बात करते हैं और उसको ढूंढने के लिए भी जाते हैं। इसके लिए एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को हमने डेवलप किया। इसमें जो हमारा रानी झांसी पार्क है, जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए समर्पित पार्क है, उसमें महिलाओं से संबंधित एक फूड फेस्टिवल का जो है वो आगे आयोजन किया जाएगा, जिसका नाम रहेगा शिमला स्वाद महोत्सव। अब चूंकि वहाँ पर हमारे पास लिमिटेड स्पेस है और यही एकमात्र स्पेस होगा जहाँ पर फूड आइटम्स जो है महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं और लोगों को सर्व किए जाएंगे। अब इसमें बात ये आती है कि इसमें उच्च स्तरीय क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, हाइजीन और इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके लिए ऑनलाइन जो है इसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो गांव में काम करते हैं या हमारे शहर में भी अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत काम करते हैं, उनके लिए हमने उसमें से 6 स्टॉल्स जो हैं वो उसमें उनके लिए अलग से रखे हैं। और इसके अतिरिक्त बाकी के लिए एक हमने ओपन एंट्री सिस्टम रखा है, यानी कि उसकी एक हमने नॉमिनेशन फीस रखी है मामूली सी 500 रुपीज़, ताकि एक सीरियसनेस बनी रहे। अब इसमें 1 तारीख तक जितनी भी एंट्रीज आएंगी उसका जो हमारा कुफरी में होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक प्रॉपर जो है उनके द्वारा जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। अगर हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 20 नॉमिनेशन आती है तो उसमें से हमको 6 ही सिलेक्ट करनी है और बेस्ट 6 करनी है। उसी तरीके से जो ओपन एंट्रीज हैं, जिसमें अगर जितनी भी एंट्रीज आती हैं उसमें से हमको 7 को सिलेक्ट करना है, तो जिसको एक ज्यूरी जो है स्पेशलाइज ज्यूरी है वो सिलेक्ट करेगी, ताकि जो वहाँ से सिलेक्ट होकर कंपटीशन के माध्यम से आएंगे उनको हम अपने लोकल लोगों के लिए और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ जो है हमारे ट्रेडिशनल फूड की उनको हम दिलवा सकें।